चलें जी, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लें। आप मुझे कराएंगे, मैं आपको करा दूं? आप मुझे कराएंगे, हद हो गई। तो आप लोग इधर चार डालने आए हैं। Jahil Limited is in the process of finalizing its financial. Kabil Limited is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31 December 2019. Following information pertains to Jahil Limited's intangible assets. Prepare a note. अब नोट ही बनाना रह गया हमारी जिंदगी में। चलें जी, लेट आने पे नोट बनाएं। नोट में क्या पसंद करेंगे आप? 5000। काबिल लिमिटेड नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जल्दी करें, ये सवाल अफ्तारी से पहले पहले खत्म करना है। फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31 2019। अच्छा, नोट का नाम लिखवाना है। इनटांगेबल प्रोडक्ट डिजाइन्स। साथ वाले को प्यार से समझाते, बेटा तुम चुप कर जाओ वरना तुम्हारे बोरिया बिस्तरे समेत तुम्हें क्लास से दिल से आए हैं, ऊपर ऊपर से आए हैं? भाई काला मार्कर ले आए। मैं कह रहा हूं काला मार्कर ले आए। काला मार्कर ले आए। काला मार्कर ले आए। इसमें क्या हंसने वाली बात है? जाएं, काला मार्कर ले आए। 750 और 75। जी 750 75। भाई दो काले मार्कर ले आए हैं। ब्लैक मार्कर, ब्लू है। काला मार्कर भी ले आए और ब्लू मार्कर भी ले आए। कॉस्ट इनकम ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018। ये कॉस्ट कब कैपिटलाइज हुई थी? 2018 में। किस साल? वो तो चाचू मुझे भी पता है, मैं पूछ रहा हूं किस साल? पिछले साल। किस साल? पिछले साल ये कैपिटलाइज हुई थी। कॉस्ट कितनी है? 750। 10 पे डिवाइड हुआ होगा तो एक साल की अमोर्टाइजेशन 75। तो अभी तक एक साल अमोर्टाइज हुआ है सिर्फ। तो पिछले साल इसको कैपिटलाइज किया था हमने। इसका मतलब है ये कोई वर्क इन प्रोग्रेस टाइप चीज नहीं है। द कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। हमें देखा देखी लोगों ने ये चीज बेचना शुरू कर दी, मरुंडे। अब हमारा ये अंदाजा है कि फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लोज। नेट कैश इनफ्लोज का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बस में कहा था कि सवारियों को बिठा के किराया आएगा और उसके लिए पेट्रोल का खर्चा होगा। तो नेट कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि
इस प्रोडक्ट को बेच के चीजें आएंगी, बेचने में ये खर्चा आएगा। नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। 2020 में इतना पैसा आना है, 2021 में, 2022 में, 23 में, 24 में। प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट्स आर इतने। FAR 1 में कभी बात हुई थी कि कौन सा टैक्स रेट यूज करना है? प्री टैक्स डिस्काउंट रेट यूज करना है। असल में टैक्सेस तो P&L के फेस पे निकलते हैं ना, इसलिए टैक्स लगा के अगर रेट कम हो गए तो वो यूज नहीं करना, प्री टैक्स रेट हमने पेपर में यूज किया करने हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि मुझे किस दिन की वैल्यू इन यूज चाहिए, किस दिन की वैल्यू इन यूज इस डेटे से निकलेगी, किस दिन की वैल्यू इन यूज निकलेगी? नहीं, किस दिन की, मैं साल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं किस दिन की वैल्यू इन यूज निकलेगी। सवाल कह रहा है कि 2019 में हम खड़े हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और उसके बाद तो कहते हैं अब मुझे कोई इनफ्लोज आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंपेटिटर इतना स्ट्रांग आ गया कि उसने हमें फारग ही कर देना है। 2020 में कितने पैसे आने हैं? 21 में 170, 22 में, 23 में, 24 में 80। अब अगर मैं इसको एक साल पीछे बुलाता हूं तो ये कहां आता है? 31, 12, 19 पर कहां आता है? और ऑब्वियसली इंपेयरमेंट टेस्ट भी ईयर एंड पे किया जाता है, तो ये एक साल पीछे आ जाएगा, ये 2 साल पीछे, ये 4 साल पीछे, और ये क्या आप अमाउंट्स बराबर हैं कि एनओटी का फैक्टर लगा लें या सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी? अलग अलग सबको बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये आएंगे कहां? 31, 12, 19 पे। 120 को एक साल पीछे बुला लेंगे, 31, 12, क्योंकि ईयर एंड पे ही हमने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी होती है, ईयर एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट करना होता है। वर्किंग नंबर 1, वैल्यू इन यूज किस दिन, ये जरा बता दें जी, बोलें। इंटू 1.1 2 रेज टू पावर माइनस प्लस इंटू 1.12 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 रेज टू पावर माइनस इज इक्वल टू 513.76 आप लोग अपने पास रखें, मुझे 514 लेते हैं, जेब में डालें। 0.76 मिलियन। जागते रहना भाइयों। हो गया जी। अब मुझे इस दिन की क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट, ताकि मैं इसको किससे कंपेयर कर सकूं, रिकवरेबल अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट चाहिए, मैं इसे कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर सकूं। कैरिंग अमाउंट चाहिए ताकि मैं इसे किससे कंपेयर कर सकूं, रिकवरेबल अमाउंट से। अब मुझे बताएं, मुझे 31, 12, 19 की कैरिंग अमाउंट चाहिए। ये एसेट मैंने किस ये एसेट हमारे साल के शुरू में कितने का पड़ा हुआ है किताबों में? 750 का, पिछले साल खरीदा था ना। और इसकी अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी है, यानी बीवी कितनी है इसकी? 675। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि इस साल की अमोर्टाइजेशन
क्या मैं 75 ले लूं? अच्छा, अगर इस साल की अमोर्टाइजेशन 75 आ गई तो 750 माइनस 150 ये आ जाएगी बुक वैल्यू। असल में लाइफ 10 साल अब रह नहीं गई। लाइफ 10 साल रह नहीं गई, क्योंकि सवाल कहते 2025 से ऑनवर्ड्स इसने कोई फायदा नहीं देना। और अगर लाइफ बदल जाए, हमें हमारे साल के एंड पे कुछ सर्कमस्टांसेस लाइफ बदल जाए, हमारे साल के एंड पे पता चले, तो आपने कहा था इसको साल के शुरू से इफेक्टिव लेंगे। अब बेसिकली हमने इस बीवी को खत्म करना है 6 सालों में। हमने इस बीवी को खत्म करना है 6 सालों में। तो ये भी बेसिकली सवाल में एक पंगा था कि लाइफ अब 10 रह नहीं गई। अगर लाइफ 10 रह गई होती फिर तो कोई मसला नहीं था। अब अगर लाइफ 10 नहीं रहेगी, भी लाइफ सवाल कहते हैं कि 2025 के बाद तो इससे कुछ भी नहीं निकलेगा इस प्रोडक्ट में से। तो इसलिए अगर हमारे साल खड़े होके पता चल जाए ईयर एंड पे भी कि लाइफ बदल गई है, तो भी हमारे साल की डिसीजन तो निकली नहीं, तो हमारा साल अपने हाथ में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ खड़े होके पता भी चल गया कि कंपेटिटर आ गया है और लाइफ ये, तो हमारे साल की डिसीजन अपने हाथ में है, तो बेहतर है कि अभी से उसको सेट करना शुरू कर दें। आप बताएं, मैं कॉस्ट को 6 सालों पे डिवाइड करूंगा या बीवी को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड? बीवी को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे ना। आप जरा मुझे बताएं अमोर्टाइजेशन क्या आएगी? 675 divided by 6, that will be my amortization. Amortization 750 minus 75 is equal to 5. 19, 20, 21, 22, 23, 24. No benefits are expected in 25 or onwards. Divided by 6 years is equal to 113. 112.5. 113. Now impairment test. Impairment test. किसको कंपेयर करें? बीवी को ऑन 31/12/19 विद रिकवरेबल अमाउंट में मजबूरन वैल्यू इन यूज ले लेंगे, क्योंकि वो फेयर वैल्यू शायद इस इंटेंजिबल की होगी नहीं मार्केट में, क्योंकि आमतौर पे फेयर वैल्यूज नहीं होती, तो इसलिए फिर मजबूरन रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज ही ले लेंगे। अच्छा, बुक वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट माइनस पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस हमारे साल की डेप्रिसिएशन, या बीवी ओपनिंग बीवी माइनस हमारे साल की अमोर्टाइजेशन। दोनों तरीके से निकाल लें, कोई मसला नहीं। बीवी तो आपको पता है वही निकलनी है जो है। बीवी को जब आवाज मारेंगे तो जी बोले 562। जिस मर्जी तरीके से कैलकुलेट करें, बीवी तो वही है आपकी। बिल्कुल। रिकवरेबल अमाउंट 514। 562
किलो वाली चीज 514 का फायदा दे सकती है बस। अब 48 का गम देके चली गई हमें। एसेट प्रोडक्ट डिजाइन आप क्या समझ रहे हैं? इंपेयरमेंट लॉस। इधर आप पाएं इसको, इधर डालें। अमोर्टाइजेशन 113, इंपेयरमेंट 40। लेकिन वैसे ज्यादा वो मेथोडोलॉजी बेहतर थी कि नई लाइन डालें, लेस अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। कॉस्ट को नहीं छेड़ना, ना छेड़ पहचान के लेग्स नु, इसलिए कॉस्ट को नहीं छेड़ना। साथ लोगों के तुम भी जिंदगी में स्माइल कर लिया करो, स्माइल। चलें जी आगे। चलें आगे। अच्छा, अब ऑब्वियसली होना क्या था? होना यह था कि कुछ बच्चों ने सिर्फ ये वाली जो है वो लाइफ गलत ले लेनी थी, ये 6 साल। तो उसकी वजह से फिर सारा तो नहीं गलत होना था ना, तो बस उसके नंबर कट जाने थे लाइफ गलत लेने के, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ERP सॉफ्टवेयर ओपनिंग 280। वी आर वेरी फ्रेश नाउ, क्योंकि वी आर वेरी रिलैक्स कि इसके बाद अब कोई क्लास नहीं है, बस घर जाना है। दैट इज अ खुशी। या गाय, व्हाट आर यू सेइंग? 245। मैंने तो आज घर भी नहीं बताया कि मैंने लेट आना है, तो किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। ओके लिख लिया हुआ जो मैं लिखने आया था, पढ़ लें भाईजान। जी कौन सा स्टैंडर्ड याद आ रहा है? IS 23। स्पेसिफिक लोन जब होता था ना, स्पेसिफिक लोन, तो उसमें रेट लगाते थे लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट, यही करते थे ना। लेकिन कितने अरसे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते थे? जितना अरसा प्रोजेक्ट चलता रहा, जब तक कंप्लीट हो गया तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते थे। यानी अगर यकम जनवरी को लोन तो पूरा साल बैंक से लिए रखा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था यकम जनवरी को और बिल्डिंग मुकम्मल होगी 30 सितंबर को, तो एंड पे इसको फिर 9 बटा, तो लोन से मल्टीप्लाई करते थे या एक्सपेंडिचर से? लेकिन अगर स्पेसिफिक बोरिंग नहीं होती थी, जनरल बोरिंग होती थी, तो एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा जी, अब जरा देखें। On 1 January 2019, QL entered into an agreement to replace its existing ERP software with a new ERP software. 1 जनवरी को तो मुआहदा हुआ है ना कि पुराने को और नए को बदल देंगे एट अ कॉस्ट ऑफ 360 million. According to agreement, 40% of payment was made on signing of the, while remaining amount will be paid on 31 मई। बाकी अमाउंट 5 महीने बाद पे होगी।
अब जरा मुझे कैश फ्लोज बता दें कितने हैं कैश फ्लोज। यकम जनवरी को बताएं कितनी पेमेंट हुई है। 360 का 40% कितना 144। और यकम जनवरी 20 को सॉरी 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 31 में 19 को इज इक्वल टू, ये पेमेंट्स की डिटेल है। द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू अ रनिंग फाइनेंस, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, जर्नल नहीं, जनरल, जनरल बराबर सीए कर जाते हैं। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, लिख रहे होते हैं जनरल एंट्रीज। ओफ 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 भाई, ये इनको कहते हैं जर्नल एंट्रीज और इसको कहते हैं जनरल लेजर। बहरहाल छोड़ें, ये पता नहीं किसके लिए बात थी। जिसके लिए थी उसने थोड़ा बताना है कि उसके लिए थी, वो तो चुप करके कहेगा मुझे तो पता ही था। अच्छा जी, द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस फ्रॉम होनेहार बैंक एट अ मार्कअप ऑफ 15% एम एनम। आगे लाइफ लूफ दी हुई है, उसको छोड़ें। वर्किंग नंबर 4। कॉस्ट, परचेज प्राइस बताएं। परचेज प्राइस 360। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, इधर क्या लेते होते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है 144 और जनरल लोन का बोरिंग रेट 15%। आगे किसी को पता हो क्या करते हैं 144 इंटू 15% इंटू द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम नवंबर 19। अगर ईयर एंड से पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं जब तक कंप्लीट हुआ, ईयर एंड तक का नहीं। फिर तो इसलिए ईयर एंड तक तो नहीं प्रोजेक्ट गया, ईयर एंड से पहले ही मुकम्मल हो गया। अब बता दें ये खर्चा हुआ कब, ये वाला खर्चा, तो इस खर्चे ने कितना फायदा दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बल्कि ये समझ लें कि 144 बैंक से कितना अरसा विड्रॉन टाइप रहा 10 महीने। यकम जनवरी से शुरू करेंगे और कब तक लेके जाएंगे जब तक प्रोडक्ट मुकम्मल नहीं हो गई। कब मुकम्मल हुई है 1 नवंबर, यानी लॉन्च हो गई है इनटू 18। लोन पकड़ना है या एक्सपेंडिचर पकड़ना है। दूसरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ 216। मई से गिनूं या जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने महीने, नवंबर नहीं गिनना, वो तो यकम नवंबर है। तो कितने महीने 5 महीने। 216 ज़रब 15% इंटू 13.5। हाँ 144 और 216 का ब्रेकअप एग्जामिनर को निकाल के दिखाना है, वरना वो फिर आपको निकाल के दिखाएगा एग्जामिनर हॉल से। अच्छा जी 392 इनिशियली इट विल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। भाई R2 में आज क्या पढ़ाया है ये तो मैं आपको पार्ट बी के बाद बताऊंगा। अब तो हमारी गेम ऑन हो चुकी हुई है। अब आज इनसे बात हुई है और फिर सैटरडे को इनको दोबारा एक दफ़ा बुलाना है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा बुलाना है। अगर इन्होंने रिक्वेस्ट की तो फिर देख लेंगे, मैं घर से बात कराऊंगा थोड़ी सी देर में कर लेंगे, लेकिन संडे को इंशाल्लाह सिर्फ अगर ये कहेंगे तो, वरना नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हैं। नहीं संडे को बिल्कुल नहीं, आप लोग जैसे जैसे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। आप
जी कंपनी लॉ की क्लास के बाद, मुझे पता है, ज़ाहिर बात है। सैटरडे को अब ये हुआ करेगा 2 से 3 आपको पढ़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। 3 सवा 3 बजे जैसे ही सर आपसे छोड़ेंगे हम आपको पकड़ लेंगे। कंपनी लॉ वालों से बात हो रही है और बाकियों से भी। QL एक्सपेक्ट्स टू यूज़ इट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years। टर्म्स एंड कंडीशंस में डाला हुआ था सैटरडे को 2 से 5 बुलाया जाएगा किसी भी टाइम, आप देख लें जिस वक्त एडमिशन दिया जाता था। QL एक्सपेक्ट्स टू यूज़ इट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years। QL एक्सपेक्ट कर रही है इसको यूज करना फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years। इन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का क्या बनेगा? एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 में हमने नए सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के ऊपर डी इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन ये वाला सॉफ्टवेयर अभी हमने सोचा है कि 31 दिसंबर 20 तक यूज करेंगे इंशाल्लाह। ये वाला सॉफ्टवेयर हम 31 दिसंबर 20 तक यूज करेंगे। और नया वाला कितने साल साथ रहने? 9 साल। अमोर्टाइजेशन कटें जी पुराने की और नए की। अमोर्टाइजेशन पुराने की, ओल्ड की भी निकालें, न्यू की। न्यू की पहले निकाल लें। 392 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2/12 बोले तो 7। ओल्ड की निकालें जी। कोई माई का लाल इस क्लास के अंदर ओल्ड की अमोर्टाइजेशन निकाल दे तो उस माई के लाल को शाबाश दी जाएगी। वालदा का रेड। किस दीवाने को और मस्ताने को पता चल गया कि इसकी रिमेनिंग लाइफ कम हो गई है? माय डियर देखिए ना, उसने लाइफ इसकी दी हुई थी 8 साल। अच्छा पता नहीं कब खरीदे, अभी तो बहुत थोड़ा सा अमोर्टाइज हुआ था, 80 रुपये हुआ था सिर्फ, तो बहुत थोड़ा भी नहीं हम कह सकते वैसे, 50% से थोड़ा कम, यानी तकरीबन अच्छा अमोर्टाइज तो हो गया हुआ है। लेकिन सवाल पता क्या है, वही वाली कहानी जरा सोचे ना कि हम 18 के एंड पे खड़े हैं या फिर हम 19 के स्टार्ट पे खड़े हैं। तो 19 के स्टार्ट पे कॉस्ट कितनी है? 200 और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 80, तो बीवी 120। अगर रिमेनिंग लाइफ नहीं निकाल रहे तो बीवी की जरूरत नहीं है, कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लाइफ पे। और अगर रिमेनिंग लाइफ में फर्क आ गया है तो फिर बीवी को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे। और अगर रिमेनिंग लाइफ में फर्क तो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लाइफ पे। अब जरा देखें, वो कह रहे हैं कि मैंने तो 20 के अंदर इसको डी इंस्टॉल कर देना है। आप बताएं, हमारे साल ये सब कहानी पता चल गई है क्योंकि नया सॉफ्टवेयर तो हमारे साल आया, तो इसलिए चेंज इन एस्टीमेट हो गया। साल के शुरू से इफेक्टिव लें। अब कितने साल रह गया? अब बीवी को 2 साल में खत्म करूं या कॉस्ट को 8 सालों में खत्म करूं? बीवी को 2 सालों में मेरे ख्याल से खत्म कर देना चाहिए। 120 डिवाइडेड बाय 2, दिल पे लगती है यार, ये नीचे गिर जाता है क्योंकि बाहर से मंगवाना पड़ता है, पाकिस्तान से नहीं मिलता। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कॉस्ट बोले, कॉस्ट कितनी है? दुनिया की चीजों की मोहब्बत ना दिल में रखा करें। कॉस्ट कितनी है? 200 और अकोमोडेशन 80। माय डियर मुझे बीवी क्यों चाहिए? क्योंकि रिमेनिंग लाइफ बदल गई है ना माय डियर। जो सवाल पूछा जा रहा था उस पर फोकस किया करें। मुझे बीवी क्यों चाहिए? डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ पे निकल आती है। मुझे बीवी क्यों चाहिए? रिमेनिंग लाइफ बदल गई। तो बीवी को डिवाइड कर दें, खत्म कर दें। बीवी को कितने सालों में खत्म करना है? 2 सालों में। 67 को ले जाए माय डियर।
67 और एडिशंस की कॉस्ट पर चेज्ड काबिल इस्तेमाल हालत में लाते लाते 10 महीने इसको लग गए थे, तो इसलिए क्वालिफाइंग एसेट था। चलें जी, हो गया आखिरी पॉइंट। 1 जनवरी 2019 QL acquired a license for rupees 600 million for a period of 5 years. QL made an initial payment of 100 million. अच्छा भाई, इधर देखें, खरीदा कितने का है? 600 मिलियन का। कितने साल के लिए? इधर कितनी पेमेंट हुई है और बाकी कितनी रह गई है? 500। ये कितनी किस्तों में पे होगी? कब कब? भाई, जब पेमेंट और चीज के खरीदने में 1 साल या उससे ज्यादा का गैप हो तो हम फिर डिस्काउंट करके ना पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया करेंगे। अब असूली तौर पे ये चीज 600 रुपए की नहीं है। 600 रुपया ये है। असल में अब होगा ये कि 100 जमा 250 को 1 साल पीछे बुलाएंगे और जमा 250 को 2 साल। अभी तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं हुआ था जिसमें पेमेंट्स 1 साल या उससे ज्यादा के अरसे में हुई हों। अभी एक सवाल किया था हमने एडजस्टमेंट 1, लेकिन उसमें पेमेंट्स नहीं हो रही थी इंटेंजिबल की। वो तो कब का खरीदा हुआ था, वो तो उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज थी, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए डिस्काउंटिंग हो रही थी। अब तो इंटेंजिबली हम तकरीबन 2 साल 1 दिन में पेमेंट स्प्रेड करके खरीद रहे हैं। अब इस सवाल में मसला यह था कि उसने डिस्काउंट रेट नहीं दिया था, इसलिए आगे उसने कह दिया कैश प्राइस इसकी 520 है। अगर आज कैश में ले लो तो 520 का मिलेगा। अब ये सारा डेटा फारिग करें। 520 इज द कॉस्ट ऑफ माय लाइसेंस। और अगर डिस्काउंट रेट दे देता तो जैसे मैंने इस तरह का सवाल एक दिन कराऊंगा आपको। ये सवाल एक हमने प्लान में अपने रखा हुआ है, उसमें इस तरह की पेमेंट सारी होंगी, उन्हें फिर डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करके एक अप्लाइज करेंगे। ऊपर वाला डिस्काउंट रेट तो बिला वजह यूज ना करें इधर। जी बोलें। वैसे भी उसने खुद प्राइस दे दिया ना, जब उसने प्राइस दे दी तो फिर डिस्काउंट रेट तो हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे। 100। अब आप ये नहीं कहोगे कि 620 का है, ये नहीं कहोगे आप कि 620 का, इस 520 में भी 100 डालें। वो कहते हैं 600 का मैंने खरीद लिया है, यानी सप्लायर को कितना देना है, उसमें से उसको 100 दे दिया अभी और बाकी 2 किस्तों में दे दूंगा। तो हम डिस्काउंट रेट ढूंढने गए तो डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ था। उसने कहा वैसे अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैंने 100 250 के चक्कर में पड़ना ही नहीं था, मैंने उसको 520 सभी देके ऐसे जेब में डाल के चला जाना था। इसलिए 100 को 520 से तो ना कंपेयर करो, 100 250 को 520 से कंपेयर करो। अगर पैसे नहीं है तो कितने में मिलेगा? अगर पैसे हैं तो कितने में मिलेगा? अगर मैं 100 250 को भी ले लेता तो मैं डिस्काउंट रेट करके इनको पीछे ले आता। क्लियर? चलें, what is the cost of intangible? 520. And what is the name? License.
हमारे साल खरीदा या ओपनिंग पड़ा हुआ है? ओपनिंग पड़ा हुआ है। 520 वर्कआउट किया या सवाल से उठाया है? तो वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, पहले बड़े आप वर्किंग का रेफरेंस दे रहे हैं। आगे तो यार कुछ भी नहीं है, सवाल खत्म हो गया, जाएं घर। इसकी 2 लाइनें पढ़ दें, ये क्या है? रहने दो रहने दो, इससे नहीं दिल दुखता मेरा। इसको इधर रख दो, ये खैर है, ये काला मार्कर है। ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 year एट ना होने के बराबर कॉस्ट ऑफ 15 million। वैसे हमने सोचा हुआ है कि रिन्यू करवाएंगे। भाई आप सोचो ना सोचो, जब कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है रिन्यूअल की, तो 15 को 520 से कंपेयर करेंगे तो ना होने के बराबर है। इस वजह से रिन्यूअल को डालेंगे नहीं डालेंगे? तो ओरिजिनल लीगल लाइफ रिन्यूएबल फॉर फर्दर 520 को 15 से कंपेयर करें 10। अच्छा वैसे हमने ये सोचा हुआ है कि इसको 8 साल के एंड पर बेच देंगे। ऑब्वियसली अब शॉर्टर ही लेना पड़ेगा ना, अब हमारी इंटेंशन तो हमें उसने काटा है कि हम 5 साल के लिए रिन्यू करा रहे हैं, और क्योंकि हमारा इरादा तो ये है कि हमने 8 साल के एंड पे बेच देना है, तो फिर हम 5 साल के लिए क्यों रिन्यू करा रहे हैं? हम पहले दफा 5 साल के लिए खरीदें, फिर 3 साल के लिए रिन्यू करा लें। हमें उसने तो नहीं काटा कि हम 5 साल के लिए रिन्यू कराएं। हम क्यों 5 साल के लिए रिन्यू करा रहे हैं? हुकूमत ने ऑप्शन ही रिन्यूअल की 5 साल की रखी होगी, 3 साल रिन्यू करने की ऑप्शन ही नहीं है। आप कहीं स्विमिंग पूल में मेरा 5 मिनट जाने को दिल चाह रहा है, चल चल चपेट, घंटे से कम के लिए हम नहीं देते स्विमिंग पूल। क्रिकेट ग्राउंड में जरा मुझे देना घंटे के लिए, भाई 2 घंटे से कम के लिए नहीं देते। तो अब मुझे बताएं रिन्यू ही कितने सालों के लिए होता है? सिर्फ 5 सालों के लिए। लेकिन मेरी ये इंटेंशन है कि मैंने 8 सालों के बाद बेच देना है। आप बता दें व्हाट विल बी माय यूजफुल लाइफ? व्हाट इज लीगल लाइफ? अच्छा जी, शॉर्टर हो जाएगा 8। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कि आपको पता है कि मुझे पता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट नहीं थी, तो हमने अंदाजा लगाया कि रेजिडुअल वैल्यू हमारी ये होगी। बच्चे पेड़ चाहे 8वें साल के एंड पे चाहे 10वें साल के एंड पे अंदाजे नहीं चलते, यहां पे मार्केट में जाके देखना पड़ता है। तो मार्केट एक्टिव मार्केट नहीं है और थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई रेजिडुअल वैल्यू विल बी टेकन एट ₹0। सो वर्किंग नंबर 6। व्हाट इज कॉस्ट? 520. व्हाट इज लाइफ? 8 years. 8 65. 65। सात मिनट पहले फारग हो गए, इसको कहते हैं फारग हो जाना, फारिग। ओके 65। अब हम एक छोटा सा सवाल और करेंगे ताकि कमिटमेंट पूरी हो आपसे। बस अब टोटल टोटल खुद ही कर लीजिएगा, आप लोग जा रहे। बीवी शीवी करनी आती है आपको? तीनों की बीवी अलग अलग निकालिएगा, इसकी बीवी अलग, इसकी बीवी अलग, इसकी बीवी अलग। अच्छा जब एंड पे लाइफ्स लिखना शुरू करेंगे तो इसकी लाइफ कितने लिखेंगे? इसकी किसकी? इसकी 6 ईयर, क्योंकि आप इसको 6 ईयर्स पे हमने खत्म किया था। इसकी नहीं 2, इस तरह लिख दें 2 to 9, क्योंकि एक की 2 थी और एक की 9 थी, और इसकी सर 8। यहाँ पे क्यूएल का ये इरादा ना होता फिर भी ये लाइफ लेते। क्यूएल का इरादा होता ना होता, हमने तो खोता देखना, हमने तो ये देखना होता है कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो इसलिए अगर ना होने के बराबर होती तो हम उसको भी लेते। इरादे नहीं देखे जाते। जी बिल्कुल, अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं देखी जाती।
वाला कॉलम लाजम है? वैसे इसमें मना नहीं किया हुआ तो बना देना चाहिए वैसे। अच्छा, टोटल वाला कॉलम। क्वेश्चन नंबर 3 निकालें। अंग्रेजी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड लर्नड उर्दू हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 3 related to the year ended 30/6/2013। हमने 2 वैक्सीन्स बनाई हैं, ए और बी। मार्केट के एनालिसिस के मुताबिक ये अंदाजा है कि वैक्सीन ए वुड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 300 पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years, whereas वैक्सीन बी would generate annual revenue of 80 million for an indefinite period। जी, हाथ खड़े करके आप अंग्रेजी का जवाब दे दें। एक्सप्लेन हाउ द अबव एक्सपेंडिचर में बी अकाउंटेड फॉर। नहीं, एनुअल रेवेन्यू उसने दे दिया है तो रेवेन्यू के बेस पे अमोर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो पढ़ा था रेवेन्यू के बेस पे अमोर्टाइज करना बड़ा रेयर है। तो लाइफ अवेलेबल है 5 years और ये हर साल 300 का रेवेन्यू कमाएगी, बस ये लिखा हुआ है। तो अंदाज़ा है कि हर साल 300 का रेवेन्यू कमाएगी, लेकिन आगे देखें लाइफ भी तो दी हुई है ना। तो whereas वैक्सीन बी वुड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 80 million फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो बस सिंपल सा सुन लें, वैक्सीन ए इज एन इन बिकॉज इट हैज नो फिजिकल, लिखना हो ये भी लिख दिएगा, नॉन मॉनिटरी एंड आइडेंटिफिएबल। इट विल इनिशियली बी measured at its of rupees 160 million and it will be amortized over a period of 5 years, that is its definite life. So an amortization of rupees 160 divided by 5 will be charged to P&L. However, as far as the vaccine B is concerned, it is also an intangible asset and it will initially be measured at its of rupees 120 million. However, as the life of this vaccine is indefinite, so it will not be amortized, but it will be tested for impairment annually by comparing the recoverable amount with the carrying amount. And if you have further questions, you can contact me on this number. Let's move to point 2. 60 लाख रुपया पे किया है फॉर अ टीवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दैट विल कवर अ पीरियड ऑफ 6 months। टीवी पे ऐड कितने महीने चलेगा? 6 महीने। डायरेक्टर्स का ख्याल है कि कैंपेन 2 साल तक फायदा देगी। क्या लें, लाइफ 6 महीने लें, 2 साल लें? भाई इंटेंजिबल ही नहीं है, इंटेंजिबल ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट। हाँ, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि 6 million वॉज पेड, ये हमारे साल पे हो गया। तो अगर 6 million पे हो गया हमारे साल, तो मुझे ये लग रहा है कि फिर वही वाला काम जो भी किया था एनुअल होस्टिंग फीस वाला, तो 1 मई 2013 को एंट्री कर लें प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 6 was paid, prepaid debit cash, और 30/6/13 को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। 6 million डिवाइडेड बाय 6 महीने। 6 महीने एडवर्टाइजमेंट चलनी है ना। ये असल में 6 महीने इश्तेहार चलाने के आपने 6 million दिए, मई जून हमारा साल और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अगला साल, लेकिन पेमेंट इस साल कर दी है ना, ये मसला हुआ है। तो प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट और प्रीपेड को खर्चे में शिफ्ट कर दें।
आपको पता है जब आप प्रीपेड कार्ड को स्क्रैच कर लेते हैं तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड कार्ड को जब नाखूनों से स्क्रैच करते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं ना सर्विस। तो प्रीपेड कितना था? 6। ईयर एंड पे भी ये प्रीपेड ही है या इसमें से कुछ यूज भी हो गया है? अच्छा, पेबल कैसे खत्म होता है? पे करके। प्रीपेड कार्ड कैसे खत्म होता है? वो तो प्रीपेड है, वो कैसे खत्म होगा? यूज करके। और पेबल कैसे खत्म होता है? पे करके। और प्रीपेड कैसे खत्म होता है? अब यूज बताएं कितने महीने हुआ? 2 महीने एडवर्टाइजमेंट चल गई, तो 6 मिलियन डिवाइड बाय 6 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय। ये इंट्रो की क्लास की एंट्रीज हैं, इनका FR1 FR2 से कोई ताल्लुक नहीं है। FR2 में तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया था कि 2 सालों पे आप कहीं इंटेंजिबल बना के अमोर्टाइज ना कर दें। FR2 का तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर इस लाइन को मैं बता दूं, ये तो इंट्रो की क्लास का कॉन्सेप्ट है कि 6 मिलियन का इश्तेहार चलाया, 6 महीने तक चलेगा, तो बताओ 2 महीने का कितना खर्चा है? 2 सर 2। तो अब P&L में कितना चला जाएगा? 2। और बैलेंस शीट में सर 4 चला जाएगा। प्रीपेड। तो बताएं जी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹2 million विल बी चार्ज टू P&L. However, as whole of the payment is made in the current year, so 6 minus 2 will appear as a prepaid asset in current assets in statement of financial position. तो 4 मिलियन प्रीपेड एसेट के तौर पे किताबों में नजर आने लग जाएगा। इतनी सी एंट्रीज नोट कर लें और P&L बैलेंस शीट बना लें, फिर आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड। ओके, चलें अगली एडजस्टमेंट करें, फिर जाके पकौड़े भी बनाने हैं आप लोगों ने। ₹5 million was spent on training of technical staff. The training courses were conducted by experts. भाई ये तो एक्सपर्ट्स ने ट्रेनिंग करवाई है फिर, और इसका फ़ायदा भी माशाल्लाह आना है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। कोई इसका, इस ट्रेनिंग का क्या बताएं? नहीं माय डियर, टेक्निकल स्टाफ को एक्सपर्ट्स ने ट्रेन किया है और वो लीडिंग एक्सपर्ट्स थे, फार्मा के थे हमारे। अब क्या करें? ये तो इधर उधर की ना बात कर, तो बता ये लफ्ज़ क्या है? So the training expense of ₹5 million will be recorded in expenses. That's why you have assigned 1 number examiner. I know you know me. जाएं 7 वाले क्या? हाँ ये भी लिखा है ना, IS 38 specifically prohibit the recording of training expense. ये होते हैं अच्छे बच्चों का फायदा, साथ साथ पढ़े हों।